पाकिस्तान का एक ऐसा नाम, कोई किंग खान कहते हैं, कोई अनस्टॉपेबल कहता है, कोई अनडिफीटेड कहता है, अली खान साहब। ख़ास तौर पे पाकिस्तानी आर्म रेसलर्स के लिए आप क्या एडवाइस करना चाहिए? और अगर आप प्रोफेशनल हैं तो आपका गोल हाई होना चाहिए। जनरली ये नहीं होना चाहिए मैंने लाहौर का चैंपियन बनना है। जनरली कम से कम पाकिस्तान का रखें, कम से कम, या फिर उसके बाद एशियन वर्ल्ड्स रखें। तो आपकी जो टिपिकल डे की रूटीन है ट्रेनिंग के हवाले से, आर्म रेसलिंग के हवाले से, वो कैसी है? तो मेरी रूटीन ओवर द ईयर्स बदलती रही है। अब उसमें ऐसे पीरियड भी आए हैं जहाँ मैंने 5-6 दफ़ा हफ्ते में ट्रेनिंग करता था, हर दिन करता था। मतलब आप ये रिकवरी को और अपनी ये डाइट और ट्रेनिंग को बैलेंस कैसे करते हैं? तो मैं यही रिकमेंड करूँगा कि अपनी डाइट को प्लान अच्छा करें। उसमें मतीन बड़ी अच्छी एग्जांपल है, उससे फॉलो करें। अपनी डाइट को प्रॉपर्ली दिन में प्लान करें, क्योंकि डाइट एक मेन चीज़ है जो आपको रिकवर करेगी। दूसरा स्लीप है। वैसे मेरी इतनी अच्छी स्लीप नहीं है अनफॉर्चुनेटली। क्या है, कोई डीप स्लीप आती नहीं है या नींद में चल पड़ते हैं क्या? हाँ, वो यूं ही। कैरियर का जो है ना वो टफेस्ट समझ लें कि सेटबैक बताएं। आर्म रेसलिंग में मेरा ख्याल है 2 इंजरीज हैं जो मुझे बहुत, जिन्होंने सेटबैक किया है। एक तो बहुत बड़ी थी, है जो मेरी एल्बो के इधर ना कोई एक पेन होती है। मैं बहुत सारी चीज़ें से बोतल वगैरह मैं नहीं उठा सकता। वो टिकटॉक्स भी बना रहे हैं, वो तो यूं ही उठा लेते हैं, मैं तो ज़मीन से यूं नहीं उठा सकता। पाकिस्तान में किस किस प्लेयर से मैच होगा तो वो आपको फिर बाकायदा प्रिपरेशन करनी पड़ेगी? नॉर्दर्न साइड पे जैसे नुमान है, उमर ज़िया है, सलमान खान है, अब्दुल हई है, वो बड़ा ज़बरदस्त अब मुझे लग रहा है जो रिसेंट उसकी फॉर्म में देख रहा हूँ। कराची में मेरा ख्याल है मेजर है उवैस भट्ट है, यसन आगा भी मेरी नज़र में अच्छा था। कमाल खान, उनकी फॉर्म जो है बड़ी, जो वजन उठाए हैं ना उन्होंने, तो वो मेरा ख्याल है बड़े इंप्रेसिव उठा रहे हैं। उठाने में आपको पता है वो उनका बड़ा एक सीन है। तो आने वाले 5-10 साल में जो है वो आर्म रेसलिंग को आप कहाँ पे देखते हैं? सच्ची जो बात है, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान का एक ऐसा नाम जिसके कई मीनिंग्स हैं। कोई किंग खान कहते हैं, कोई अनस्टॉपेबल कहता है, कोई अनडिफीटेड कहता है। हम वेलकम करते हैं अपने गेस्ट को, अली खान साहब, अली मोहम्मद खान भाई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप अली भाई? खैरियत से हैं? बिल्कुल अली भाई थैंक यू सो मच टाइम देने के लिए, अपने कीमती टाइम में से। ऑब्वियसली आपकी कल फ्लाइट भी है। नहीं यार, थैंक यू वेरी मच। जैसे आपने क्या तीसरी बार कर रहा हूँ और आप आ जाते हैं इतनी दूर से मेरी कन्वीनियंट टाइम पे आ जाते हैं, तो थैंक यू। अनडिफीटेड आपको कहा जाता है, किंग खान कहा जाता है। तो आप अपनी जर्नी पहले हमारे साथ शेयर करें। कुछ लोग ऐसे हैं, कुछ प्लेयर्स ऐसे हैं, अब हमारी पिछली वीडियोस में जिन्होंने आपको देखा है, आपको सुना है, तब से अब तक बहुत से प्लेयर्स जो हैं आपको पता है वो क्रिएट हो चुके हैं या अब आ गए हैं फील्ड में, तो वो जानना चाहते हैं। आप अपनी जर्नी हमारे साथ शेयर करें। आपने कहा है, पिछले इंटरव्यूज में भी कई दफ़ा जिक्र किया है कि जैसे सारे आर्म रेसलर्स स्टार्ट करते हैं स्कूल कॉलेज, इसी तरह ही हमारा भी स्टार्ट यूँ ही था, स्कूल कॉलेज में किया करते थे। मेरा भाई भी करता था फरीद, तो इस तरह से घर में भी हमारा एक थोड़ा सा इन्वायरमेंट था कि वो भी करता था, मैं भी करता था। और उसमें ज़रा हम ठीक थे, डिसेंट थे। और उसी तरह ही फिर मेरा ख्याल है जो पहला टूर्नामेंट हमें पता चला था वो कराची का RFL था। पूरी कराची को उसका पता है, वो 2005 में आई थिंक हुआ था, अगर मुझे सही याद है, 5 या 4 होगी इससे ज़्यादा। और उसके बाद तब हमें टेबल का एक एक्सपोजर आया, नज़र आया, दूसरे शहरों के लोगों से मुलाकात हुई। उसके बाद फिर लाहौर में एक होते थे सरोश खान मेरा ख्याल, उन्होंने फिर टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज़ कराया 2005 में, कई शायद सितंबर के इर्द गिर्द, और फिर 2006 में। तो वहाँ से फिर हमारा जो इंटरनेशनल मार्केट का एक फेमस ग्रुप था लाहौर का शुरू हो गया था। तो वहाँ फिर हम लोग शुरू में तो मैचेस के लिए मिलना शुरू हुए, फिर वही जो चीज़ थी वो टीम में बदल गई एक। और लेकिन बस मेरा ये था कि मैं स्टूडेंट वगैरह था, तो मैं फिर उसके 5-6 महीने बाद लेकिन चला गया मुल्क से अपना पढ़ने वगैरह। और जब मैं पढ़ के वापस आया हूँ उसके बाद फिर मेरी सऊदीया में नौकरी की वजह से जाना पड़ गया। तो फिर उसके बाद मैं सऊदीया में मेजॉरिटी अपना रहा हूँ 11-12 साल। वहाँ तो ऐसे कोई प्लेयर्स नहीं थे, लेकिन वहाँ बस मैंने जिस तरह भी आपके कोई वहाँ एक विकास भाई होते थे, आप उन्हें अच्छी तरह जानते हैं, उन्होंने कुछ ऐसा बड़ी हेल्प की मेरी। बाकी जब खुद मशीनों से मैनेज करता रहा, तो इस तरह काम चलाता रहा हूँ थ्रू आउट। और उसके दरमियान में जैसे जैसे मौका मिलता रहा टूर्नामेंट्स खेलने चला जाता था, क्योंकि वरना तो इस तरह आर्म रेसलिंग नहीं थी सऊदीया में। जैसे मैंने कहा है, तो ज़्यादा पाकिस्तान में उस दौरान में काफ़ी ग्रोथ आर्म रेसलिंग को मिल रहा था। और उसी में फिर जॉब की वजह से 2000 कोविड के बाद तकरीबन मुझे फिर कज़ाकिस्तान मूव कर दिया गया। तो अब वहाँ थोड़ी सी इंजरीज, इस पूरे जर्नी में बहुत सारी इंजरीज का भी शिकार रहा, क्योंकि मेरा ख्याल है बहुत ज़्यादा मशीन की फोकस्ड आर्म रेसलिंग जो होती है ये फिर डेंजरस भी होती है, ज़्यादा जॉइंट्स वगैरह ख़राब करती है। और फिर अब बस कज़ाकिस्तान में वहाँ भी थोड़ी इंजरीज, कुछ 1.5 साल तो यूँ ही रही, शोल्डर बहुत ख़राब रहा, लेकिन अब दोबारा थोड़ी सी बेहतरी आ रही है। तो अब दोबारा पिछले तकरीबन समझ लें 6 महीने से, जनवरी से मैंने ज़रा ट्रेनिंग दोबारा शुरू की है। तो अब वह यही है मुख्तसर जर्नी। उसमें बहुत सारा पीरियड वो सऊदीया का, तो उसमें इतनी स्टोरीज नहीं है, बस रैंडम टूर्नामेंट्स हैं जो मैं दरमियान में खेलता रहा हूँ। कैरियर के अर्ली डेज में जो है वो आर्म रेसलिंग के लिए आपको किसने इंस्पायर किया? बेसिकली इंस्पिरेशन भी बताएं ना अपनी।
यार मैं जैसे मैंने कहा कि हम टेबल पे आर्म रेसलिंग में हम लोग पहले ही लोग थे। तब टेबल भी मेरा ख्याल है ये जो सरोज भाई ने टूर्नामेंट कराया था उस पर पहला टूर्नामेंट टेबल भी तब यहीं बना था। तब कोई आर्म रेसलिंग उस तरह करता तो नहीं था कि हमें कोई लेकिन अब यही कह सकते हैं अगर इंटरनेशनली भी देखें तब हम मेरा भी एक्सपोजर थोड़ा इंटरनेशनल इंटरनेट से शुरू हुआ। तब इस तरह तो इंटरनेट पे आर्म रेसलिंग नहीं थी जैसे अब लोग देखते हाँ हैं। जी। डायल अप इंटरनेट होता था टुन 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 तो उस पर वीडियोस तो चलती छोटू नहीं कार्ड थी। आता था एक 10 हाँ मिनट जी। वाला। तो तब लेकिन हमें जॉन बर्जैंग का ही पता चला, उसका एक पेज होता था तो वो एक बड़ी इंस्पायरेशन हमारे लिए तब भी बन गया था अगर इंटरनेशनली देखें। और लोकली जो मेरी टीम थी मेरा ख्याल है जिनके साथ हमने शुरू में आर्म रेसलिंग शुरू की, जो जैसे मैंने कहा हमने मैचेस से काम शुरू किया लेकिन जो लोग रुक गए वो ऐसे थे जो लाइक माइंडेड थे। उसमें फराज भाई, नबील बाजवा, उस्मान गनी, जहाँ तक मुझे याद है मेरा ख्याल है अब ये तीन जो हैं वो कम अज़ कम अभी तक है किसी हद और तक वो आर्म पुराने रेसलिंग में। भी हैं माशाल्लाह। हाँ जी। तो फिर ये भी एक इंस्पायरेशन बन गए। लोकली हमारी ये इंस्पायरेशन थी, हमारी टीम जो हर हफ्ते हमें पुश करती थी, एक दूसरे को हमें हराना होता था। तो लोकल ये इंस्पायरेशन थी। टिपिकल डे की रूटीन है ट्रेनिंग के हवाले से, आर्म रेसलिंग के हवाले से, वो कैसी है, क्या है, वो शेयर करें। यार मेरी जो अब ये भी मैंने पहले एक बात कही हुई है कि मेरी रूटीन ओवर द ईयर्स बदलती रही है। जब जैसे मैंने कहा सऊदीया में कई पीरियड ऐसे होते थे जिसमें अगर मेरे पास कोई भी नहीं आर्म रेसलिंग करने को, साल साल दो दो तीन तीन साल, तो मैं बस पे टेबल पे मशीनों पे अपनी बनाई हुई थी रूटीन। अब उसमें ऐसे पीरियड भी आए हैं जहाँ मैंने 5-6 दफ़ा हफ्ते में ट्रेनिंग करता था, हर दिन करता था। मतलब ऐसे पीरियड्स भी आए हैं जिसमें 3-3 दफ़ा करता था जब मैं कर पाता था। लेकिन बहुत पीरियड मेरे काम की वजह से ऐसे आते हैं जिसमें शायद हफ्ते में 1 दफ़ा होती हो या होती ना हो। आजकल ऐसा बहुत पीरियड चल रहा है पिछले कोई 2-3 महीने से, खासतौर पे जितना काम बिजी हो ही जाता है फिर या ट्रैवलिंग आ जाती है तो फिर ट्रेनिंग भी डिस्टर्ब होती है। लेकिन अगर आपका अब इस तरह वो आपकी ट्रेनिंग का डे भी चेंज होता रहता है। ऐसे पीरियड्स भी आए हैं जिसमें मैंने वेट को टच भी नहीं किया, उसमें मैंने ऐसी रूटीन की जिसमें सिर्फ आर्म रेसलिंग कर रहा था 3 दफ़ा हफ्ते में। वो भी है। अब वो अगर आप एक तो इस हिसाब से अगर मैं कोई एक पीरियड पिक करके कर लूँ तो बस यही होता था। समझ लें मैंने अपनी 6-7 एक्सरसाइजेस बनाई होती हैं तो वो तो ऑफिस के बाद आ गए। मतलब अगर आप टिपिकल डे का उसमें बाकी 90% पार्ट तो मेरा काम का है, उसमें आर्म रेसलिंग का कुछ लेना देना नहीं है। तो वो चले हम शाम ऐसा कर लेते हैं ना कि हम एक वो सबको सम अप करके ना एक आइडियल रूटीन, हाँ जी। आप कहते हैं यार ये वाली ठीक है आइडियल रूटीन जो मुझे लगी काम के वाले से मैनेज करके, वो वाली शेयर कर। हाँ यूँ क्या वो भी मैं आपको बताऊँ, वो भी एज के साथ इंजरीज के साथ चेंज हुई है। हाँ, ये कभी जो थे 4 दिन कर सकते थे, अब 4 दिन बेवकूफ़ी होगी क्योंकि इंजरीज हैं वो फ्लेयर अप हो जाती हैं एक ट्रेनिंग के बाद। लेकिन एनीवे अगर आप कहें कि फिर उसमें यही है कि ऑफिस का आपने दिन किया, ऑफिस में बस मेक श्योर कर लें कि आप अपना नाश्ता करके जाएं क्योंकि आपको शाम जनरली ट्रेनिंग पे मैं डे के एंड पे करता हूँ, वो मेरी एक तरह से लास्ट चीज़ होती है खाने से पहले रात के। तो नाश्ता अपना अच्छा करके जाएँ, अपना साथ खाना खाएँ क्योंकि आपने रात को फिर उसके साथ ट्रेनिंग करनी है, वही आपके अंदर होना है। आप उस तरह मील्स मैं नहीं लेता जैसे लोग लेते हैं क्योंकि ऑफ़िस में तो होना होता है। तो अपनी ये 2 चीज़ें मैं अच्छी ले जाता हूँ साथ। फिर शाम को जो है थोड़ा-सा रेस्ट करने के बाद क्योंकि ऑफ़िस से थके हुए आए हैं तो फिर ट्रेनिंग नहीं सही होती। तो अगर आपने ट्रेनिंग में थोड़ा अपना एफ़र्ट डालनी है तो बेहतर है कि आप थोड़ा-सा रेस्ट कर लें अगर आप दिन में थके हुए हैं। फिर उसके बाद जो है मैंने 7-8 एक्सरसाइज़ेज़ सेट की होती हैं। वो किसी रूटीन में मेरी बाय बाय मूवमेंट होती हैं, यानी देयर कुड बी कि एक दिन है जिसमें चले मैं रिस्ट पे तो नहीं मैं उस तरह फोकस करता। मेरा फोकस होगा कि हुक में मैंने किसी को अंदर लाना है तो इस पे फोकस होगा। अब जो भी एक्सरसाइज होगी इससे रिलेटेड होगी, वहाँ पे 5-6 एक्सरसाइजेज 7 चूज़ कर लूँगा और फिर वो जो 7 एक्सरसाइजेज हैं उनको मैं कोशिश करता हूँ पूरी हो जाऊँ, कभी पूरी नहीं होती। जनरली 3 से 4 के बाद टाइम इतना हो जाता है कि मैं थक जाता हूँ और मैं छोड़ के बाकी रूटीन जो है खाना खाने चला जाता हूँ। लेकिन यूँ ही फिर अगर अगला दिन होगा, अगर जनरली एक दिन का रेस्ट मैं कहूँगा कि रिकमेंड करूँगा, खासतौर पर जो ज़रा आर्म रेसलिंग देर से कर रहे हैं। जो न्यू है वो रोजाना भी कर सकते हैं, उनकी मेरा ख्याल है रिकवरी मच फास्टर होती है। तो फिर नेक्स्ट डे जो है कोई दूसरा पार्ट होगा, फर्ज करें अगर मैं फोकस कर रहा हूँ कि मैंने हुक के ऑफेंस को ट्रेन करना है, हुक के साथ हुक टू हुक, तो उसमें फिर मैं हुक के ऑफेंस की एक्सरसाइजेज मैंने 5-6 डाली होंगी और फिर मैं उस पर फोकस करूँगा अगले दिन। और फिर उससे थर्ड जो अगला दिन होगा उसमें अगर मैंने फोकस किया हुआ कि मैंने हुक के डिफेंस को ट्रेन करना है तो मेरी वो फिर 5-6 एक्सरसाइज सारे डिफेंस की होंगी और मैं मूवमेंट पे फोकस करता था। लेकिन कई दफ़ा मेरी ट्रेनिंग ये भी होती है कि मैंने हर दिन में 3-4 कंपोनेंट डाले होंगे कि उसमें रिस्ट भी है, हुक का ऑफेंस भी है, हुक का डिफेंस भी है। वो फिर ये है कि फ्रीक्वेंसी ऑफ हिटिंग द सेम बॉडी पार्ट बढ़ जाता है। यही जैसे ही समझ लें आपकी बॉडी बिल्डिंग में है कि आप मल्टीपल पार्ट्स एक साथ कर लें या आप हर पार्ट का सेपरेट डे कर लें डिपेंडिंग। तो ये मेरी दोनों रही हैं, लेकिन ये टिपिकल मेरा चलता रहता है। कभी वो मैं उस पर होता हूँ, कभी इस पर होता हूँ, डिपेंडिंग ऑन मैं फोकस किस तरह करना चाहता हूँ या मैं रिकवरी किस तरह हो रही है। अगर एक पार्ट की बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंसी मैं कर रहा हूँ और उस पर मुझे पेन ज़्यादा शुरू होने लग गई है और मुझे पता है इंजरी फ्लेयर हो रही है दोबारा, फिर मैं दोबारा आ जाऊँगा कि वंस अ वीक पे। तो ये वेरी करती रहती है, मैं चेंज करता रहता हूँ रूटीन 3-4 महीने बाद। अब ये रिकवरी को और अपनी ये डाइट और ट्रेनिंग को बैलेंस कैसे करते हैं। यार इसको मेरी इतनी अच्छी नहीं है, जैसे मैंने कहा है क्योंकि मैं इतनी अच्छी एग्जांपल नहीं हूँ इसको बैलेंस करने के पर्सपेक्टिव से, क्योंकि मुझे इंजरीज रही हैं।
और मेरी डाइट भी इतनी अच्छी नहीं रही। तो मैं इतना अच्छा बैलेंस नहीं करता इनफैक्ट। लेकिन अगर मैं कहूँगा किसी को कि जो वाकई उसको करना चाहता है कि वो, जैसे मैंने कहा है कि आप, अब वो डिपेंड करता है आपके लाइफस्टाइल पे। मेजॉरिटी लोग जो हैं वो यहाँ तो काम करते हैं, या बहुत सारे तो स्टूडेंट हैं, अभी यंग लोग हैं, बिल्कुल। तो उनको तो मैं यही रिकमेंड करूँगा कि अपनी डाइट को प्लान अच्छा करें। उसमें मतीन बड़ी अच्छी एग्जांपल है, उससे फॉलो करें। अपनी डाइट को प्रॉपर्ली दिन में प्लान करें, क्योंकि डाइट एक मेन चीज़ है जो आपको रिकवर करेगी। दूसरा स्लीप है। वो मेरा सबसे बड़ा एक फैक्टर रहा है जिसकी वजह से मेरी इतनी अच्छी स्लीप नहीं है अनफॉर्चुनेटली। तो एक तो इन दो चीज़ों को आप मैनेज कर लें। क्या है, कुछ डीप स्लीप आती नहीं है या नींद में चल पड़ते हैं, क्या हाँ, मसला वो है? यूं ही है, समझ लें कि अब भी जैसे देखें, मैं आज भी नींद से मैं हूँ, हालांकि मैं बेड से निकला हूँ 1 बजे। छुट्टियां हैं आजकल। लेकिन मैं उठा हुआ हूँ 10 बजे का। मुझे नींद नहीं आ रही थी अब 10 से 1 तक। मैं इसीलिए आपको दरम्यान में मैसेज भी देख लिया, नींद ही नहीं आ रही थी। लेकिन इसको अपनी को मैनेज करें, टाइम पे सोएं। मेरी एक गंदी आदत ये बन गई बड़े अरसे से, क्योंकि लेट ट्रेनिंग करता हूँ तो आदत बन गई लेट सोने की, क्योंकि आपको नींद भी नहीं आती ट्रेनिंग के उसके बाद बाद। ट्रेनिंग के बाद आपने फिर थोड़ा बहुत कुछ खाना इनटेक भी भी होता करना है, है और उसके एग्जैक्टली। बाद भी सारा फिर नींद नहीं आती आपको इतनी अच्छी, खासतौर पे आर्म रेसलिंग ट्रेनिंग से। वो इंड्योरेंस ट्रेनिंग के बाद लोग थकते हैं, नींद आती है कईयों को, लेकिन आर्म रेसलिंग ट्रेनिंग के बाद मुझे पेन होती है, अब जॉइंट आपके गर्म हो रहे होते हैं, वो नींद तो क्या नहीं है उसमें। साथ ऑफिस का एक आपके दिमाग में चलता रहता है, बहुत चल दिमाग रहा ही नहीं था, रेस्ट पे आता बस आपका। सुबह उठ के जो है वो ये काम करना है इस ये तरीके से। करने हैं, ये करने हैं, और नींद नहीं आ रही, और सुबह उठना भी है, वो फिक्र सही आप सो ही नहीं पाते। तो लेकिन एनीवे रिकवरी, और अगर आपने इसको करना है तो मेरा ख्याल है अपना दिन में डाइट का एक स्ट्रक्चर बना के रखें और उसको स्टिक करें। वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कई डेज होते हैं, जैसे मैंने कहा कि काम की वजह से या फॉर वट एवर रीज़न मैं अच्छा नहीं खा सका, मेरी फिर एक्सरसाइज पे इम्पैक्ट होती है, मैंने देखा है। कम से कम जो आपकी बेसिक डाइट है वो अपनी जो है ना प्लान रखें और कोशिश करें उसे स्टिक करें। अपनी नींद को पूरा लाजमी करें, जितनी आपको, मेरी नज़र में 8 घंटे तो लाजमी सोएं अगर आप एक्सरसाइज कर रहे हैं कम अज़ कम। ये मेन 2 फैक्टर्स हैं जो आपकी रिकवरी को 90% करेंगे। बाकी चीज़ें जो हैं, जो सप्लीमेंटेशन है वो ले लें अगर आपको वो इम्पैक्ट करते हैं। मैं उन्हें कभी भी डिफरेंस मेकर नहीं मैंने देखा, मैं ले लेता होता हूँ यही ग्लूकोजोमीन जो टिपिकल है। लेकिन मुझे नहीं समझता कि अगर आपकी डाइट और स्लीप सही नहीं है तो इससे कोई इतना फ़र्क आएगा आपके उसमें। तो इन 2 चीज़ों को मैनेज करें। बाकी फिर आप ओवर टाइम आप ये भी सीख लेते हैं जब आप एक्सपीरियंस्ड होंगे कि अगर ये 2 चीज़ें मैनेज नहीं हो रही, फिर एक्सरसाइज की अपनी इंटेंसिटी को मैनेज करें। फिर किसी दिन आपको ब्रेक लेनी पड़ती है, इसलिए मैंने कहा ना कई दफ़ा एक दिन भी करनी पड़ती है, क्योंकि अगर आपका बहुत ज़्यादा काम रहा है, कई दफ़ा तो टाइम ही नहीं आपको मिलेगा कि आप ट्रैवल कर रहे हैं तो वहाँ अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी ट्रेनिंग की। लेकिन कई दफ़ा ऐसा भी होता है कि आप काम ज़्यादा होता है तो आप इतना सो नहीं रहे होते, तो उस वजह से फिर आप ट्रेनिंग स्किप करते हैं, क्योंकि वो ट्रेनिंग करना कई दफ़ा ज़्यादा नुकसानदेह हो सकता है। यहाँ उसकी इंटेंसिटी कम कर देते हैं आप बहुत ज़्यादा, कि एटलीस्ट आप मूवमेंट कर रहे हैं, लेकिन उसमें आपके गेन नहीं इतना कुछ सिग्निफिकेंट हो रहा होता, एक्सेप्ट कि आप बस मूवमेंट को मेंटेन रखने के लिए कर। तो ये फिर सेल्फ रेगुलेशन आपको सीखनी पड़ती है उसके साथ। तो यूं ही मैं चीज़ों को चला रहा हूँ फिलहाल। तो बेसिकली एक आर्म रेसलर बनने से पहले ज़रूरी है कि एक डिसिप्लिन आदमी बनना। हाँ जी, ये तो किसी भी स्पोर्ट्स के लिए ज़रूरी है। किसी भी अगर आपने sport। प्रोफेशनली परस्यू करना है, अगर एंजॉय करने के लिए करना है, वो एक और लाइन है, बिल्कुल। वो ज़्यादा इनफैक्ट इंटरेस्टिंग है, उसमें आप फन भी करेंगे आर्म रेसलिंग में। लेकिन अगर आप प्रोफेशनली परस्यू करेंगे फिर बोरिंग है, फिर हाँ, नौकरी है, होता है, फिर बिल्कुल। तो एक आपकी प्रोफेशन है ना, और प्रोफेशन। अगर सिर्फ सोशल मीडिया और टिकटॉक के लिए करना है फिर तो फिर इंटरेस्टिंग उसे बनाएं, फिर और तरह लाइफ स्टाइल है, फिर उतना सेक्रीफाइस ना इसके लिए करें अपने आप का, सारा एंजॉय करें डाइट उसको। को फोकस करें, भाई खाएं सब कुछ करें। फिर मिस्टर वर्ल्ड भी हैं, ये हाँ, मैं सारा कह रहा कुछ। हूँ फिर हर का जो आपस में अचीव करना चाहते हैं उस तरह उस पर अपना टाइम लगाएं। हर चीज़ में बंदा उतना ही फिर लगाता है, तो उस तरह ही देखें। मुझे ज़रा सीरियस में लेके चला, तो इसलिए मैं उस तरह बता रहा हूँ, मैं एक प्रोफेशनल एथलीट के पर्सपेक्टिव से बता रहा हूँ। अब अपने कैरियर का जो है ना वो टफेस्ट समझ लें कि सेटबैक बताएं। आर्म रेसलिंग में मेरा ख्याल है 2 इंजरीज हैं जो मुझे बहुत जिन्होंने सेटबैक किया है। एक तो बहुत बड़ी थी, जो मेरी एल्बो के इधर ना कोई एक पेन होती है, वो मेरा ख्याल है, वो मैंने बहुत सारे एमआरआई भी कराए हैं वो, लेकिन इतनी एल्बो की कंडीशन खराब है कि वो कोई एक चीज़ पिन पॉइंट नहीं करते, वो कहते हैं सारा ही खराब है। आपकी आर्थराइटिक है, आपके बोनी डेवलपमेंट्स हैं, आपके टेंडनाइटिस है, सब कुछ ही उधर खराब है, प्लेट्स थिन हो गई हैं, सब कुछ ही। लेकिन उसका नुकसान मुझे बहुत हुआ है, क्योंकि उससे मेरी ना स्लोली ग्रिप पे बहुत असर आया। पहले मेरा मेरा एक मेन जो टूल था आर्म रेसलिंग में ग्रिप थी, हैंड स्ट्रेंथ थी। जो लोग अभी भी कोई कहते हैं कि अली की हैंड स्ट्रेंथ अच्छी थी, वो काफ़ी डिक्लाइन उसमें हुआ जब से ये मेरी दर्द शुरू हुई थी ना। और इससे मैं बहुत सारी ट्रेनिंग्स मुझे उसकी वजह से मैं कर भी नहीं पाता, अभी भी नहीं कर उसमें पाता। अभी क्या है कि ग्रिप मैं ग्रिप उस नहीं कर पावर से। पाता। मैं बहुत सारी चीज़ें से, बोतल वगैरह मैं नहीं उठा सकता अपने हाथ से, जो है आपकी अच्छा। 25 लीटर की बोतल पानी की जो होती है, मैं नहीं उठा के राइट हैंड से कर सकता। ऊपर से लोग उठा के करते हैं ना, हाँ, रखते ही हैं, मैं नहीं उठा के यूं अंदर रख सकता। अब तो वो टिकटॉक्स भी बना रहे हैं तो ऐसे वो तो यूं ही उठा लेते हैं, मैं तो ज़मीन से यूं नहीं उठा सकता। क्योंकि वो कुछ शाम की फंक्शनैलिटी खत्म हो जाती है, या ना एक्सप्लेन नहीं कर सकते। कई एक्सरसाइजेज हैं जिसमें मैं ग्रिप ही नहीं कर सकता चीज़ को करना पड़े तो। और दूसरा ये भी इम्पैक्ट आया कि बहुत और एक्सरसाइजेज थी जो एक लॉक की एक्सरसाइजेज हैं, उसमें पेन इधर इतनी शदीद होती है कि वो होती नहीं है। मतलब क्लोज एंगल की कुछ एक्सरसाइजेज मैं करना चाहूँ, मैं नहीं कर सकता, इसलिए मेरे एंगल इतने क्लोज नहीं रहे। जनरली आप देखेंगे मैं खुल के ही रोर ही लगाता हूँ। तो ये एक मेरी बहुत मेजर सेटबैक जो रहा है, जो ख़त्म भी नहीं हुआ और जिसने मुझे बहुत साल मेरे ज़ाया भी इससे हुए हैं।
जब मैं सऊदीया में था तो काफ़ी साल मैं आर्म रेसलिंग की बहुत ट्रेनिंग नहीं कर पा रहा था, बहुत दर्द होती थी ट्रेनिंग करते हुए शदीद किस्म की, कि मैं अपने वो पोटेंशियल पे एक्सरसाइज नहीं कर पाता था। तो इसे ओवरकम कैसे किया फिर आपने? ये बस ओवर टाइम यार थोड़ी 2-3 चीज़ें शायद हुई हैं। एक तो क्योंकि अब आहिस्ता आहिस्ता वो स्ट्रेंथ ख़त्म हो गई जिस पे मैं आर्म रेसलिंग करता होऊंगा, और दूसरी कुछ एरिया स्ट्रॉन्ग हो गए मेरा ख्याल है, क्योंकि मैं ट्रेनिंग नहीं छोड़ी, मैं करता रहा शायद वो एरिया स्ट्रॉन्ग हो गए हैं, खुल के भी अब मैं थोड़ा साइड प्रेशर लगा सकता हूँ। थोड़ा सा मैंने अपना टॉप रोल स्टाइल साइड हाई साइड प्रेशर थोड़ा सा बिल्ड कर लिया, जिसमें इतना क्लोज ना भी रहना पड़े। तो कुछ स्टाइलिस्टिक चेंजेस आए हैं, कुछ परफॉर्मेंस पे इम्पैक्ट आया, उसे मैं नहीं कवर कर सका। कुछ स्ट्रैप का यूज़ मैंने बढ़ा दिया, पहले मैं कभी स्ट्रैप नहीं करता था, अब मैं आप देखेंगे 90% स्ट्रैप में खेलता हूँ कि हाथ नहीं काम करता। कुछ लोग समझते हैं कि शायद आप डेविल नैरेट के फ़ैन हैं, तो कहते हैं यार स्ट्रैप ही हो सिर्फ। नहीं नहीं, मुझे तो स्ट्रैप का आता ही नहीं है अभी भी यूज़, क्योंकि स्ट्रैप के यूज़ के लिए आपको प्रैक्टिस चाहिए, वो टेबल पे मेरी है नहीं इतनी। तो वही कई लोगों के साथ जब मैं करता हूँ ऐसा कुछ करते हैं, मुझे समझ ही नहीं आता कैसे कर रहे हैं। मुझे कुछ थ्योरेटिकली उसकी चीज़ें समझ आती हैं, लेकिन जैसे ही मैं मैच में जाता हूँ मुझे खुद नहीं समझ आता कैसे करना है, और मेरे एक कोच होता है तो उसका बस पे कुछ स्टाइलिस्टिक चेंजेस किए, कुछ थोड़ी सी दर्द कम हो गई, कुछ एक्सरसाइजेज छोड़ दी जिनसे दर्द होती थी ताकि दूसरी हो सकें। अभी भी मुझे करना पड़ता है, किसी फेज में मैं डाल लेता हूँ एक्सरसाइज कि यार ये स्ट्रेंथ करना है इस एरिया को, वो स्ट्रॉन्ग नहीं है, लेकिन 2-4 सेशन के बाद समझ आ जाती है नहीं ये किया तो बाकी भी नहीं होंगी। तो यूँ बस कुछ चेंजेस हैं, कुछ नेचुरली कम हो गई थोड़ी सी दर्द कि मैं कुछ कर सकता हूँ, कम से कम आर्म रेसलिंग करता हूँ। पहले ये था कि आर्म रेसलिंग के लिए हाथ भी पकड़ता था तो इतनी शदीद पीछे दर्द आती थी, वो कभी आ भी जाती है वापस, लेकिन शुक्र है कि इतनी हो गई है कि मैं अब सेशन कर लेता हूँ, वरना तो हर हर पंजा जो था वो बहुत ज़्यादा दर्द होती थी मुझे, खासतौर पे जैसे ही कोई पीछे का जोर लगाए वो फ़ौरन आती थी और जोर ही नहीं, वो बड़ी पे। तो एक ये मेजर सेटबैक था। दूसरा मेरे शोल्डर का जो पीछे हुआ है कजाकिस्तान में, इसने मुझे भी बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट किया है, इससे मेरे साइड प्रेशर को, क्योंकि अब मैं खुल के तरह साइड प्रेशर लगाता हूँ और मेरा हुक मूव है, तो उसमें फिर शोल्डर का ये हिस्सा बहुत कनेक्शन आता है। लेकिन ये कई दफ़ा जब दर्द बढ़ जाती है तो फिर मुझे बड़ा इम्पैक्ट होता है, मैं साइड प्रेशर नहीं लगा सकता, या ये कई दफ़ा पंजे कर रहा हूँ तो दरमियान में आहिस्ता आहिस्ता आने लग जाती है कुछ आर्म रेसलिंग मैचेस के बाद, तब भी फिर मेरा कनेक्शन खत्म हो जाता है और इसमें दर्द होती है। और मुझे बहुत एक्सरसाइज शोल्डर्स मैंने बिल्कुल लगाने छोड़ दिए हैं, मेरा बाकी अपर बॉडी की काफ़ी एक्सरसाइज अब मैं नहीं लगा सकता इसकी वजह से, क्योंकि ये जब ख़राब हो जाता है फिर आर्म रेसलिंग भी बिल्कुल ख़राब हो जाती है। तो मेरा ख्याल है मेरा लेब्रम शायद टीयर हो गया है, वो अब यूं ही चल रहा है। कि फिर पाकिस्तान में किस किस प्लेयर से मैच होगा तो वो आपको फिर बाकायदा प्रिपरेशन करनी पड़ेगी? मेरा ख्याल है इस वक्त ये जो है हर तरफ ही बहुत सारे प्लेयर्स हैं यार। मैं अपने पंजाब को निकाल देता हूँ क्योंकि इसमें तो काफ़ी हैं हमारे जो होते हैं, क्योंकि वो सारे मिलते रहते हैं, उनके साथ खेलते रहते हैं। नॉर्दर्न साइड पे जैसे नुमान है, उमर ज़िया है, सलमान खान है, अब्दुल हई है, वो बड़ा ज़बरदस्त अब मुझे लग रहा है जो रिसेंट उसकी फॉर्म में देख रहा हूँ। कराची में मेरा ख्याल है मेजर है उवैस भट्ट है, एहसन आगा भी मेरी नज़र में अच्छा था काफ़ी। और मेरा ख्याल है अभी मेरे जहन में तो ऐसे यही हैं जो मुझे नुमान खान, कमाल खान, ये भी एक लेवल अप शायद हो गया। वो आर्म रेसलिंग वाली फॉर्म नहीं है वो मुझे लग रहा है दूसरी form यकीन करें, मैंने उनके आपको जो बताया वजन उठाए हैं ना उन्होंने, तो वो मेरा ख्याल है बड़े इंप्रेसिव उठा हाँ, रहे वो हैं। उठाने में आपको पता है वो उनका बड़ा एक सीन है। तो दूसरा ये है कि मुझे मरवाएं। नहीं तो ये है ज़ाहिर है वो बेसिकली मेन डिफरेंस नाम। है, एक अपना सोशल मीडिया की आर्म रेसलिंग हो रहा है और वो दूसरी आर्म रेसलिंग रियल वाली हो रहा है। अली भाई, खास तौर पे पाकिस्तानी आर्म रेसलर्स के लिए आप क्या एडवाइस करना चाहेंगे? मैं अब वैसे प्रोफेशनल आर्म रेसलर की बात करूंगा, उनके लिए मैं एक तो पहली चीज़ ये कहूँगा कि गोल कोई सेट करें अपना, कि आप प्रोफेशनल आर्म रेसलर हैं तो आपने उसमें अचीव क्या करना है, क्योंकि वो सारा फिर आपकी जर्नी को डिटरमिन करता है। अगर आपके पास गोल ही नहीं है फिर एवरीथिंग इज़ राइट। तो पहले तो गोल डिटरमिन कर लें कि आपने वर्ल्ड चैंपियन बनना है, आपने नेशनल चैंपियन बनना है, और अगर आप प्रोफेशनल हैं तो आपका गोल हाई होना चाहिए जनरली, ये नहीं होना चाहिए मैंने लाहौर का चैंपियन बनना है। जनरली कम अज़ कम पाकिस्तान का रखें, कम अज़ कम, या फिर उसके बाद एशियन वर्ल्ड्स रखें, फिर ही आप उसके में अपना इनपुट डाल सकते हैं और प्रेपरेशन। पहले गोल सेट करें अपना। सेकंड ये है कि किसी एक्सपीरियंस टीम के साथ जुड़ जाएं, ये बहुत ज़रूरी चीज़ है, क्योंकि स्पोर्ट्स से आर्म रेसलिंग ऐसी है, ये जब तक आप खेलेंगे नहीं आपको आएगी नहीं, ये वीडियो से नहीं आती, ये ईयर्स इन द स्पोर्ट से नहीं आती अनलेस आपने उसको खेला है। मैं खुद अपने तजर्बे से आपको बात बता रहा हूँ, थेरी आपको आ भी जाएगी, जैसे मुझे बातें करनी आती हैं, मुझे टेबल पे वो चीज़ें नहीं करनी आती। तो टीम के साथ जुड़ें उधर जाके। और फिर तीसरी चीज़ है कि अपनी जो टीम के साथ जुड़ के ट्रेनिंग करें उसे इम्प्रूवमेंट की परस्पेक्टिव से करें, उसमें वो चीज़ें कोशिश करें, आप ट्रेन करें जो आपको इम्प्रूव करेंगी, तो आप सारी टीम को साथ लेके चलते हैं, उधर जाके लोगों को हराने की कोशिश ना करें, वरना फिर आपकी इंप्रूवमेंट होगी, फिर भी होगी, टेबल हाथ पकड़ने से भी होती है, लेकिन उस तरह नहीं होगी जिस तरह आपकी प्रॉपर ट्रेनिंग से हो सकती है। चौथी चीज़ ये है कि दूसरी जो आपकी आर्म रेसलिंग की टेबल पे ट्रेनिंग, तो टीम के साथ आप एक अच्छे अगर एक्सपीरियंस लोग हैं वो आपको सिखा देंगे, लेकिन जिम में भी आपको उसको स्ट्रेंथन करना ज़रूरी है। तो किसी
अच्छे कोच के साथ, किसी अच्छे पुराने एथलीट के साथ कोशिश करें कि आप जिम की ट्रेनिंग के भी एक वर्कआउट को साथ लेके चलें। शुरू से ही उसे सही करें, रादर देन अपने साल वेस्ट करें कोई और ट्रेनिंग, गलत ट्रेनिंग करते हुए, आम नॉर्मल बॉडी बिल्डिंग की वेट लिफ्टिंग करते हुए। और फिर जो है इस पे सब्र करें, क्योंकि आर्म रेसलिंग बहुत स्लो इंप्रूवमेंट की स्पोर्ट है। ये जिन दिनों की गेम नहीं है, ये महीनों की, साल की भी नहीं है। वो आप अगर साल में लोगों को देखते हैं, मेजोरिटी टीके हैं, ये बड़ी स्लो इंप्रूवमेंट होती है। आप एक लेवल पे आ जाते हैं शुरू में, जैसे ही आपको स्पोर्ट आ जाती है, उसके बाद जो है ना बहुत स्लो इंप्रूवमेंट होती है। आपको हाथ की स्ट्रेंथ टेबल पे बढ़ाने में, और वेट आपके 10 किलो भी बढ़ जाएंगे टेबल पे जाके, आपको लगेगा यार कन्वर्ट नहीं हो रही। तो ये बड़ी स्लो है, तो उसमें थोड़ा ना टाइम दें स्पोर्ट को, फिर आप आहिस्ता आहिस्ता प्रोग्रेस करेंगे। और फिर उसके बाद तो एक बेसिक एथलीट को मैं यही कहूँगा कि आप इन चीज़ों को सही कर लें, फिर बाकी चीज़ें आप खुद ही ओवर टाइम सीख लेंगे कि जो करनी चाहिए आपको। पाकिस्तान के जो आर्म रेसलिंग सीन्स हैं, इसमें क्या इम्प्रूवमेंट्स जो हैं वो आप अपने तौर पे समझते हैं कि यार ये होनी चाहिए? यार इसमें सबसे 3 चीज़ें मैं चलें कहता हूँ। पहली तो मैं कहता हूँ कि एक फेडरेशन को, हमारी को ना मोर एक्टिव रोल प्ले करना चाहिए। पहले जो थे, मेरा ख्याल है ज़्यादा उनके अहदेदार इधर थे, अब उस तरह वो एंगेज नहीं है। तो मेरा ख्याल है ये एक चेंज दोबारा लाने की ज़रूरत है। पहले डिस्ट्रिक्ट हुआ करते थे, सिटी हुआ करते थे, अब उस तरह नहीं, ये चीज़ें नहीं हो रही। तो मेरा ख्याल है पहले फेडरेशन को चेंज करना चाहिए कि वो अपने अहदेदारान को खुद ही जो है ना रिस्पॉन्सिबिलिटी, ज़्यादा जो इधर अब मोर इंटरेस्टेड लोग हैं, जैसे हम, मैं प्लेयर, हमारा टाइम गुजर गया, इस तरह हर चीज़, हर बंदे का वेस्टेड इंटरेस्ट होता है, वो चीज़ को एक हद तक आगे लेके चलता है। हर लीडरशिप को बेहतर होता है कि अब आप ना वो दूसरे को दे दें जो जिसका इस चीज़ में ज़्यादा इंटरेस्ट है। तो पहली तो मैं ये रिकमेंड करूँगा फेडरेशन को ही कि वो इसका सोचें स्पोर्ट्स का, और फेडरेशन को इम्प्रूव करें बाय इटसेल्फ। तो ये एक चेंज होना चाहिए। सेकंड जो है, इन द एंड फेडरेशंस जो है ना वो आर्म रेसलिंग के प्लेयर्स लेके आती हैं, लेकिन प्लेयर्स को अपॉर्चुनिटीज़ जो है ना, हमारे इधर खास तौर पे मॉनेटरी बेनिफिट चाहिए स्पोर्ट्स से, वो फेडरेशंस नहीं दे सकती। हमारी इकोनॉमी उतनी नहीं है, वो किसी भी, वो एक दो चंद स्पोर्ट्स के अलावा जिसमें स्पॉन्सर्स हों वो नहीं दे सकते, और उनका काम भी उस तरह नहीं इतना होता। तो कुछ जो लीग्स है ना, होपफुली वो थोड़ा अपना माइंड पर्सपेक्टिव ज़रा बिजनेस वाला लेके आएँ। इधर बहुत सारी लीग्स जो आती हैं, सारी इस तरह आती हैं कि हम स्पोर्ट्स को फेवर दे रहे हैं। इस पर्सपेक्टिव से कोई भी लीग लंबा नहीं चल सकती। जब तक आप फेवर दे रहे हैं, आप देते रहेंगे, जब आपका मूड हट जाएगा आप चले जाएंगे। हर कोई अब तक यूँ आया है। आपको इस तरह आना पड़ेगा आर्म रेसलिंग में कि मैं इससे बेनिफिट ले रहा हूँ, मुझे इससे मॉनेटरी गेन मैंने बनाना है, मैंने इसको बिजनेस मॉडल बनाना है। आपको वो चेंज करना पड़ेगा। फिर जब आप ये सोच के साथ आएंगे, तो फिर जो है आपकी तरीका ऑफ रनिंग द एंटायर लीग बदल जाएगा। फिर आप स्पॉन्सरशिप्स भी ढूंढेंगे, आप मेथड ऑफ टूर्नामेंट भी कैसे कराने हैं, सारा कुछ सही हो जाएगा, अपनी लाइन में आ जाएगा। फिर जो झगड़े हैं वो भी खत्म हो जाएंगे, क्योंकि उसने पैसा बनाना है। उसे ये नहीं होगा कि मैं एक ग्रुप के साथ जुड़ूँ, उसको जैसे भी पैसा बनाना है वो बनाएगा, जैसे बिजनेसमैन होता है। तो दो तो चीज़ें जो है ना हाई लेवल पे मेरी नज़र में चेंज हो जाएं। तीसरी मैं ये कहूँगा कि हमारे जो क्लब्स हैं, क्योंकि लीग्स का भी एक रोल है, वो बिजनेस पर्सपेक्टिव से टूर्नामेंट्स कराती हैं। फेडरेशन कहते हैं वो प्लेयर्स बहुत सारे लेके आती हैं, ग्रास रूट लेवल पे आर्म रेसलिंग को प्रमोट करती हैं। फिर तीसरा ये है कि हम एक नई स्पोर्ट है इन द एंड, अभी भी बहुत कम प्लेयर्स हैं। बाहर सिटी में हम बंदे जानते हैं टिपिकली ज़्यादातर। तो कुछ जो है ना क्लब्स बाय देमसेल्व्स वो भी एफर्ट करें। जो आपका नया प्लेयर है ना, आपने देखा कितने सारे स्टूडेंट हैं, बच्चे हैं, अब तो मैं देखता हूँ, अब हमें वो बच्चे लगते हैं, तब हम थे उतने। उनको ये लोग तब थ्राइव करते हैं जब उन्हें चीज़ें, अपॉर्चुनिटी मिलती रहे। तो उस पर्सपेक्टिव में क्लब आपस में भी ना ज़रा मिल के काम करें, आपस में राइवलरीज रखते रहें, लेकिन ये याद रखें कि कल जब आप सारे जाएंगे बाहर खेलने हैं, तो आप इंडिया से हार के सारे ही आएंगे। तब किसी ने नहीं देखना करा वैस बट हारा रहा, अली खान हारा, तब सारों ने कहना पाकिस्तान की को हमने हरा दिया। तो इन द एंड आपका, आप कंट्री को ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इस छोटे लेवल पे आप उसे सिर्फ एज अ स्पोर्ट देखते हैं, लेकिन इवेंचुअली जिस तरह की जो स्पोर्ट की हकीकत है, उसका कंपटीशन इंटरनेशनल लेवल पे ही, और दुनिया भी आपकी तब भी इज्जत करेगी जब आप इंटरनेशनली कुछ अचीव करके आएंगे। तो क्लब्स को चाहिए कि वो एक दूसरे के साथ मिलकर टूर्नामेंट्स कराया करें, मैचेस कराया करें। उसके लिए आपको ये नहीं है बहुत ओवर कॉम्प्लिकेटेड बनाया। जैसे हसन आया, मेरा हमेशा से ये रहा है, मैं जाता था, मैं जाके खेल लेता था, हर किसी से खेल लेता था जब मेरी एज थी, इंजरीज नहीं थी। अब मैं ज़रा कम खेलता हूँ, मेरी दर्द होती है, मैं इस कंडीशनों में बिल्कुल ही नहीं होता, कि दिल ही नहीं मेरा वो होता, क्योंकि मैं खेल ही नहीं सकता। लेकिन जब तक मैं यंग रहा हूँ, मैंने इसीलिए मैं इन सारों को जानता हूँ, मैं हर जगह पहुंच जाता था, खेल लेता था, लेवल ये हो वो हो, मुझे नहीं गर्ज होती, मैं खेलना जिसने खेलना, मैंने, मेरी ट्रेनिंग हो रही है, मैं इस पर्सपेक्टिव। तो क्लब्स को भी चाहिए आपस में मिलकर चलें, एक दूसरे को सिखाएं, जो आपको बात पता है वो दूसरे को बताएं। इन द एंड आप चलें लोकली, आपका कंपटीशन बढ़ जाएगा, और जब बढ़ जाएगा ना, उससे ही आप और इंप्रूव होंगे। आज अगर आपको स्ट्रैप की टेक्निक आती है, दूसरे को बताएं, क्योंकि कल फिर आप सोचेंगे अब मैंने इसको कैसे हराना है, क्योंकि इंटरनेशनली वो सबको आती होती है। वहाँ बड़े समझदार लोग बैठे हैं जिनसे आपका मुकाबला है, बेहतर है अपने इर्द गिर्द वो मुकाबला ले आए।
जब अली खान 10 हुए पाकिस्तान में तो फिर मुझे 10 दफ़ा और सोचना पड़ेगा मैं ट्रेनिंग कैसे बदलूं, क्योंकि अब दूसरा अली खान हराने आ रहा है। तो क्लब्स आपस में मिलकर ना थोड़ा सारे अक्रॉस द सिटीज़ भी काम करें, विद इन सिटी भी काम करें। पहले तो ये कर लें, हमारे तो विद इन सिटी झगड़े हैं, उससे आर्म रेसलिंग को नुकसान होता है। तो ये 3 चीज़ें मैं कहूँगा 3 लेवल्स पे अगर लोग ठीक कर लें, फेडरेशन लेवल पे, लीग लेवल के लोग और जो खुद प्लेयर्स और क्लब्स चला रहे हैं वो लोग थोड़ा चेंज कर लें। आने वाले 5-10 साल में जो हैं वो आर्म रेसलिंग को आप कहाँ पे देखते हैं? यार अभी तो पाकिस्तान भी इंटरनेशनली भी ऑनेस्टली मैं भी नहीं देख पाता इंटरनेशनली कोई ब्लो अप करेगी। आपने देख लिया थोड़ी सी ऊपर गई थी, फिर से झगड़े हो गए। ये तो सच्ची जो बात है, मुझे कोई इतनी होप नहीं नजर आती कि कुछ आर्म रेसलिंग कहीं सिग्निफिकेंटली जाएगी, अनलेस ये जो मैं आइडियल बातें कर रहा हूँ कि भी हो जाए, लीग भी बिजनेस मॉडल ले आए, प्रो पंजा लीग जैसी पाकिस्तान में भी बन जाए और वो भी सस्टेन करती जाए। फिर शायद अगर ग्लोबली ग्रो ना भी करे, हम 2 कंट्रीज ही इतने बड़े हैं कि हम ही उसको बड़ा ग्रो कर सकते हैं। हाँ, आपस में ही करके हम इतने कंपटीशन करा सकते हैं, यानी एशिया कप भी काफ़ी है। वो जो होगा, जैसे क्रिकेट में ही है ना, 4 टीमें भी खेल रही होंगी, वही पैसा इतना जनरेट कर देंगी और इतना प्लेयर बन जाएगा कि बहुत अच्छा होगा। अब क्या ये होगा? करंटली सवाए प्रो पंजा लीग के कहीं होप नहीं नजर आती। वो भी प्रो पंजा लीग भी अभी इतनी ज़्यादा उस तरह ग्रो नहीं मेरी नज़र में वैसे की 2 सालों में, जिस तरह मैं समझ रहा था। एक ही तो उन्होंने एक ही लीग बस करा रहे हैं, वो शायद वो मॉडल सही हो, मैं समझ नहीं अभी सकता अभी, यानी मेरे क्लियर नहीं है। आई होप वो ग्रो करें और उससे कुछ इम्पेटस पाकिस्तान में मिले, क्योंकि इंडिया में जब ग्रो करेगी मोस्ट लाइकली पाकिस्तान में कोई बिजनेस माइंडसेट वाला इसको उस तरह मॉडल पे ग्रो करवा लेगा। तो अब बहुत सारा मेरा ख्याल है इसका जवाब जो है इन जनरल जिस तरह ट्रेंड जा रहा है तो कोई ऐसी होप नहीं है मुझे, लेकिन अगर प्रो पंजा लीग डिसरप्ट कर दे इसको सारे को, तो शायद फिर 10 सालों में पाकिस्तान में भी आर्म रेसलिंग एक सीरियस सिग्निफिकेंट लेवल पे चली जाए। प्रो पंजा लीग भी इसलिए क्योंकि वो सस्टेन कर रही है और अपना सारा उन्होंने एक समझने के बिजनेस मॉडल आर्म रेसलिंग का जो मॉडल है वो उन्होंने पेश कर दिया। हाँ, पैसा बना रहे हैं उसमें। देखें आप पीछे उनके बोर्ड पे कितने स्पॉन्सर्स के नाम है, वो अब कुछ बना ही रहे हैं, जो आ रहे हैं तो टीवी पे जा रहे हैं। टीवी वाले ऐसी तो नहीं आपको जगह दे देते कि जी आप सेलिब्रिटी आए, हम आपको अपना टाइम दे रहे हैं। उसमें पैसा निकलता है तो सारे देते हैं, तो उन्होंने कुछ तो किया। तो होपफुली वही एक होप है फिलहाल अगर नजर आ रही है। ईस्ट वर्सेस वेस्ट वगैरह मेरी नज़र में कोई ऐसी सिग्निफिकेंट होप नहीं है। वो सारे भी आपने देख लिया, पृथ्वी को पेमेंट नहीं हुई, ये नहीं हुआ, उनका भी मॉडल को इतना अच्छा रन नहीं किया। उधर भी उधार चलता है, देखा ही आपने, जो उधर कोई झगड़े हुए हैं उधार पे कहाँ झगड़े हो गए हैं। और रिसेंट जो आपने प्रैक्टिस सेशन ज्वाइन किया है वो मतीन आसिफ जिम में, तो वहाँ पर काफ़ी वीडियोस हैं। अभी मुझे तो कुछ ही मिली हैं, मैंने आहिस्ता आहिस्ता पोस्टिंग शुरू कर दी है। तो अभी मज़ीद आगे डिटेल्ड वीडियो भी आ जाएगी। तो उसमें मतीन आसिफ, उस्मान सनी बट, खासतौर पे सलमान शाह, तो क्या आपने देखा है प्रैक्टिस करके, क्या सीन है लाहौर में? यार इसमें बड़े अच्छे हुए होते, मेरा ख्याल है फखरे पाकिस्तान की तैयारी में थे लड़के सारे तैयार, वो भी तपे बैठे थे। सलमान शाह, लेकिन इस बार उसने बड़ी अच्छी इंटरेस्टिंग मूव बनाई हुई थी एक, तो मेरा ख्याल है कि उसके भी इनर में, मैंने बताया ना आपकी इंजरी को अपॉर्चुनिटी उसने भी थोड़ा बनाया, अकलमंदी की है। वो कहता है मैंने अब एक कोबरा सा एक सांप डेवलप कर लिया उसने देखा, तो उसकी वो बड़ी अच्छी मूव थी वो, यानी मुझे भी सोचना पड़ेगा कि अगर मैं थोड़ा सा भी डाउन हूँ ना तो वो मूव बड़ी खतरनाक है। तो वो बड़ा अच्छी मूव है उसकी, अगर वो उसे डेवलप करता रहे तो बड़ा स्ट्रॉन्ग बना लेगा। क्योंकि वो पिछली बार जब मैंने उसे देखा था वो इस तरह की कर रहा था, लेकिन अभी उसको ना सेंस नहीं आई थी उसकी, लेकिन इस बार वो वही ना चीज़ ट्रेन ज़रा बन गई थी, उसको टेबल पे इस्तेमाल करनी आती थी, तो वो भी बड़ा ज़बरदस्त हुआ था। मतीन और उस्मान बट तो आपको पता है जब टूर्नामेंट को प्रॉपर ट्रेनिंग करते हैं तो वो सर्टनली उनकी फॉर्म भी इस बार अच्छी थी। मतीन भी स्पेशली, उसका साइज़ भी देखेंगे रिलेटिवली बड़ा हुआ था, मूव भी वो उसका अच्छा, आपको पता है ट्रेनिंग कर रहा है वो, एक पीरियड में एक चीज़ इंप्रूव करता है, तो आपको हर दफ़ा उसकी मुझे इंप्रूवमेंट नज़र आती है हर किसी न किसी एरिया में। तो वो तो हमें पता है जिस तरह वो कंसिस्टेंटली कर रहा है, अगर करता रहे तो वो इवेंचुअली मेरा ख्याल है एक लेवल को ब्रेक करेगा। और बट साहब तो आपको पता है होते ही हैं, वो फॉर्म में होते हैं 24/7, फॉर्म में होते हैं, थोड़ी और अच्छी फॉर्म में थे इस बार। लेकिन सारे ही अच्छे थे। मुझे जो सबसे एक इम्प्रेसिव लग रहा है जो जिसने किया है उससे, ऑल्दो मैं आर्म रेसलिंग नहीं की, लेकिन वो मेरी है पर्सपेक्टिव में कि वो आएगा, वो याद रखें, वो हमारे वेटों में भी आएगा, टाइम की बात है। नहीं आई अब्दुलरहमान जो है, अच्छा मियां अब्दुलरहमान की बात है, हाँ, ये जिसका उससे मैच था और ऐसे आ रहा था, लेकिन वो मेरा ख्याल है बड़ा हमारा अपकमिंग है, जिसको मैं देख रहा हूँ कि वो ऊपर आएगा। उसका स्टाइल खतरनाक वाला है, उसने हुक के पंगे नहीं लिए, हुक का जो पंगा ले जल्दी समझदार है ना। हाँ, उसने अपने स्ट्रेंथ के मुताबिक जो भी है ना सारा किया, तो वो भी एक मुझे नजर आ रहा है कि, और बाकी भी लड़के हमारे बहुत हैं, मैंने मतीन के जिम में देखे हैं, बड़े बड़े हाथ और बड़ी बड़ी कलाइयाँ। मेरा ख्याल है उन्हें बस थोड़ा सा ट्रेनिंग मिल जाए तो
अगर करते रहे लोग इन द एंड यही होता है, ऐसे आप काफी लोग देखते हैं लेकिन वो थोड़े देर बाद छोड़ के चले जाते हैं, ऐसे बार इसी तरह ही हो जाता है। हाँ, यहाँ फोकस नहीं करते चीज़ को प्रॉपरली। तो अच्छे इस बार फॉर्म लोगों की अच्छी थी, और वो मेरा ख्याल है यही था कि फ़ख्रे पाकिस्तान के लिए बेचारे सारे तैयारी कर रहे थे, वो फिर गुस्सा निकला है तो वो जो है अब नवंबर में चला गया, तो देखिए हम फॉर्म मेंटेन रख पाते हैं। पाकिस्तान से कुछ ऐसे आम रेसलर्स के नाम बता दें जो आप समझते हैं कि वाकई इनमें पोटेंशियल है, इनको सपोर्ट होनी चाहिए, इंटरनेशनली खेल सकते हैं और कुछ कर सकते हैं। यार नाम तो बहुत हैं, अब मसला ये है कि कई खेलते नहीं है। जैसे सलमान है, बड़ा पोटेंशियल है शाह, लेकिन हमें पता है उसने दिल से उस तरह कभी भी करनी नहीं है, लेकिन पोटेंशियल उसमें भी है, ऑब्वियस सी बात है। मतीन है, जो आप कहते हैं कि इसको सपोर्ट होनी चाहिए, वो ये करेगा भी, उसको आगे परस्यू करेगा। सलमान है, उसे सपोर्ट दे, वो परस्यू करने के बाद कुछ और कर लेगा, वो अपना निजाम कर ले, साइड पे बैठा होगा ना। लेकिन है बहुत ज्यादा पोटेंशियल उसका, तो हमेशा से हम सबको ही पता है। इसी तरह मतीन है, लेकिन उसका आपको पता है प्रोफेशनली लेके चलता है ऑब्वियसली। बट साहब है, उनको तो है ही एक सपोर्ट, वो कर रहे हैं। आप तो मास्टर्स में वो नजर रख रहे हैं, मुझे लग रहा है उन्होंने मुझे भी कहा है इस तरह। तो वो एक है कि आपका मास्टर्स में भी वो गोल्ड की तरफ जा सकते हैं। सिंपल सा कुलिया है उनका, कह रहे हैं रोटी टाइम से होनी चाहिए। हाँ, और मैं बताऊं पोटेंशियल का मैं कह नहीं सकता, जैसे मैंने बताया ना आपको, पोटेंशियल पाकिस्तान में बट भी है अब, तो वो भी बड़ा अच्छा खेल रहा है। मेरी नज़र में थोड़ा वेट कम करके आए, वो है सुपर हैवी में मेरा नहीं ख्याल खेल सकेगा अभी भी, वैस बट उसको चाहिए वेट कम करके अपनी जान मेंटेन रखे, तो शायद वो भी कंपेटिटिव होगा उसमें। लेकिन वो आसान नहीं ना, इतना जान मेंटेन होनी नहीं फिर बड़ी वेट के साथ, वो पता नहीं वो उस पे है। वही मैं कह रहा हूँ कि थोड़ा सा उसे वेट का करना पड़ेगा, तो मेरा ख्याल है अभी ज़्यादा हैवी हो गया है, उसमें फिर मुश्किल हो जाता है। उसमें बड़े बड़े लोग आ जाते हैं, फिर बहुत बड़े बड़े हाथ आ जाते हैं, बहुत लंबे लंबे आ जाते हैं, दुनिया ही हो रहा है बाहर। हाँ, तो वो फिर इतना अच्छा नहीं उसमें हमारे। बाकी यार इतने बंदे हैं, मैं क्या कहूँ। मैं तो पुरानों के नाम ही हमेशा लेता हूँ, जिनका पता है। फैसल है, वहाँ से नुमान है, सलमान भी मुझे तो अच्छा लगता है, अब्दुल्ला भी अच्छा लगता है। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, जो मैंने यंग में देखे हैं ना कई, उनमें लोगों के, और वो मुझे कई जो हैं बिल्कुल नेचुरल हैं लड़के, उनके हाथ और रिस्टें बहुत बड़ी बड़ी हैं। एक अब्दुल अजीज का लड़का मैंने देखा था पिछली बार, एक टूर्नामेंट कहीं हो रहा था, लंबा सा है, उसे मैंने किसी टूर्नामेंट में भी देखा है, उसका बहुत वो है, सुपर हैवी वेट हमारा प्रॉपर बन सकता है। लेकिन वो उस तरह परस्यू नहीं है लोग कर रहे हैं, या वही जो मैं कह रहा था, उस तरह ट्रेनिंग नहीं कर रहे, या क्या नहीं कर रहे, क्योंकि आप इस तरह के स्ट्रक्चर के साथ ये नहीं हो सकता कि आप बेस्ट ना हो पाकिस्तान के। मतलब हमारे पतले से स्ट्रक्चर है मेरा पर्सनली, क्योंकि आप इस तरह ये नहीं हो सकता कि आप इस लेवल तक रहें। तो बहुत नाम है ऑनेस्टली, मतलब काफ़ी लड़के जो अब नज़र आते हैं उनमें पोटेंशियल है। बस ये है कि यही जैसे मैंने कहा ना, किसी टीम के साथ जुड़ जाएं, किसी कोच से ट्रेनिंग प्रॉपर लें, क्योंकि अब आपको ताकि जल्दी ट्रेनिंग आ जाए कि आपका एक कम से कम एक दिखने वाला लेवल अचीव हो जाए, फिर उसके बाद आपने जो करना करें, और ऊपर लेके जाना है जैसे मर्जी ले जाएं। लेकिन आप एक लेवल पे प्रॉपर जो आ जाए। अभी यही लगता है कि इतना पोटेंशियल है, लेकिन लगता है लड़के ने यार प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं की, या इसको अभी तक टेक्निक नहीं सही आई। लेकिन पोटेंशियल काफ़ी मुझे, यानी अब मैं नाम लेने से भी देखे ना, मैं 1-3-4 के नाम तो मुझे पता है ले रहा हूँ, लेकिन बाकियों के मुझे नाम ही नहीं आते। वो इतने ज़्यादा भी ऊपर से हैं कि वो तस्वीर भी लेने आते हैं, मैं हाथ पकड़ता हूँ, कहता हूँ बड़ा हाथ है, मतलब ऐसा अब आपको फील होता है, वो नॉर्मल नहीं है। तो माशाल्लाह पोटेंशियल काफ़ी है अभी फ़िलहाल जो यंग अवाम है। बिल्कुल है पाकिस्तान में, यानी कि पोटेंशियल है, बस उसको सही डायरेक्शन में। हाँ जी, फ़िलहाल तो यही है। ठीक है अली भाई, थैंक यू सो मच, और फिर से आपका बहुत बहुत शुक्रिया टाइम देने के लिए। तो इंशाल्लाह आपके नेक्स्ट पाकिस्तान के टूर पे अगर आपका कोई मैच वगैरह सेट हुआ, या आप किसी टूर्नामेंट में नज़र आए, तो इंशाल्लाह वहाँ भी, और इंटरनेशनल के लिए आपको बेस्ट ऑफ लक और बेस्ट विशेस आपके साथ हैं हमेशा से, पूरे पाकिस्तान की। तो हम हमेशा से, बल्कि पाकिस्तानी आर्म रेसलर्स ऑब्वियसली अब नाम कुछ कम रह गए ना, तो एक्सपोजर वैसा नहीं है। एक आज आगे हमारे जहन में ये होता है यार, एक अली भाई हैं, मतीन आसिफ है, उस्मान सनी बट है, और फिर उसके बाद ब्लैंक हो जाते हैं, अच्छा यार पता नहीं किसी ने खेलना है या नहीं खेलना। तो ये एक बहुत बड़ी बात होती है कि इंटरनेशनली हमें आप लोगों के साथ होती हैं, उम्मीदें लगी होती हैं, क्या ठीक है इस बार कोई एशिया में या वर्ल्ड में इंशाल्लाह ताला हमारा भी कोई जग जुगाड़ लग ही जाएगा इंशाल्लाह। तो उसके लिए भी बेस्ट ऑफ लक, और अगले प्रोग्राम में इंशाल्लाह ताला आप लोगों से, आप अगले प्रोग्राम में, अगली एपिसोड में इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच जमीर भाई, थैंक यू।